नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। ये तब की है जब नरेंद्र मोदी खुद को भगवान बताते थे, जीत के बाद इतराते हुए आते थे, अपने को एक अकेला बताते थे, किसी को भाव नहीं देते थे। अब ये दूसरी वाली जरा देख लीजिए। इतने लोगों के बीच खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के विदाई समारोह की ये फोटो हो। पहले ये भारी भरकम एनडीए दलों के होते हुए भी खुद को घमंड में एक अकेला कहते थे, किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन आज ऊंट पहाड़ के नीचे है, और ऊंट पहाड़ के इतना नीचे आ गया है कि एनडीए के दल मंत्रालय के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। इस वक्त मुझे कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। उसमें अगर सोशल जस्टिस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर लेबर मिनिस्ट्री मिलती है, माइनॉरिटी मिलती है। लेकिन इस वक्त कैबिनेट मंत्री पद अगर हमको मिलता है तो दलित समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार हो सकता है, और मेरी पार्टी पूरे देश भर में है। नरेंद्र मोदी जी को करंट इतना तगड़ा लगा है कि अयोध्या में बीजेपी के हारते ही मोदी ने अपने भगवान बदल लिए। जय श्री राम की जगह मोदी जय जगन्नाथ बोलने लगे। जय जगन्नाथ। मोदी है बड़ी चालू चीज। बहुमत नहीं मिला, उनको मालूम था कि आरएसएस और बीजेपी में बैठे उनके अपने प्रतिद्वंदी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। इसीलिए अगले ही दिन अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाने के बजाय एनडीए दलों की मीटिंग बुला ली और सबके साथ खड़े होकर फोटो खिंचा ली कि सब हमारे साथ हैं। किसी ने कहा नहीं, लेकिन मोदी ने जबरन खुद को नेता घोषित कर लिया। चाहिए तो ये था कि मोदी पहले अपनी पार्टी के सांसदों को बुलाते, उनसे पूछते कि मैंने चुनाव हरवा दिया है, तुम लोग मुझे नेता मानते हो कि नहीं भैया। ये एनडीए में किसी ने क्यों नहीं पूछा? एनडीए में कैसे मूर्खतापूर्ण लोग बैठे हैं। किसी ने यह भी पूछना चाहिए था कि मोदी जी, आपको आपके पार्टी ने अधिकृत तो किया है ना, नए सांसदों की मीटिंग में बोला तो होगा ना। और भाजपा की कितनी दयनीय स्थिति हो गई है, 240 सांसद प्रज्ञा जी भेड़ बकरियां हो गए। उनकी कोई औकात नहीं, उन्हें पूछा नहीं गया कि तुम्हारा नेता कौन होना चाहिए। उन्होंने खुद को ही नेता घोषित करके एनडीए की बैठक ले ली। इसीलिए सर सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, सब भरे बैठे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि 246 में कोई तो मर्द होगा जो ये सवाल पूछेगा कि सर जी, मैं चुनाव जीत के आया हूं इतने विपरीत परिस्थिति में। मैं 2 लाख से चुनाव जीत के आया हूं, जबकि आप 1.5 लाख से जीते हैं। मैं संघर्ष करके जीता हूं भाई साहब। कम से कम मेरे को तो पूछते कि मैं तुम्हारा नेता बनूं का ना बनूं। हम तो आप ही को बनाते हैं, लेकिन इतना तो पूछते, इतना तो अधिकार हमको दो। भेड़ बकरियां मत समझो, कोई तो मर्द होगा 240 में। मैं उस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मोदी को डर यही था कि अगर अपनी पार्टी के सांसदों ने उन्हें नेता नहीं माना तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए गडकरी ने ही कह दिया कि इस बार प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, तो मेरा मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी का ये, मोदी का वो, मोदी का क्या होगा? तो दोस्तों, खबर यह है कि जिस आरएसएस को नड्डा ने कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, उस आरएसएस के साथ दिल्ली में शाह और नड्डा को मीटिंग करनी पड़ गई। कि कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, और आज आरएसएस की मीटिंग आपके घर पे चल रही है। तो आरएसएस की मीटिंग में आपने जो थर्ड लाइन वाले आदमी हैं उनको बुलाया होगा, वो आपके घर पे आए होंगे और बातचीत हो रही होगी। तो एक तो यहीं पे आप लेट डाउन हो गए कि भाई आपको तो जहां संघ की जरूरत नहीं थी, आप संघ की बैसाखी पे फिर खड़े हो गए आके। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने एग्जिट पोल, फर्जी एग्जिट पोल लाके एक दबाव बनाने की कोशिश की थी सिस्टम पे, बाकी लोगों पे, विपक्ष पे, वही ये एनडीए की मीटिंग बुला के और फोटो छपवा के, और आपने निमंत्रण पत्र विदेशों के जो है अपने दोस्तों को भेज के कि भाई आप आइए, हम शपथ लेने जा रहे हैं। इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं आरएसएस के ऊपर। क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण मीटिंग होगी कल जो भाजपा संसदीय दल की, वो देखने लायक होगी। नरेंद्र मोदी शपथ लेने की बड़ी जल्दी में है, कोई उंगली ना करने पाए उससे पहले शपथ ले डालने के फिराक में है। लेकिन कहते हैं कि आरएसएस की पहली पसंद मोदी है ही नहीं, नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे दूसरे लोग भी हैं। उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने चुनाव अपने कंधों पर लड़ा, लेकिन चाणक्य साहब का सारा गुरूर जनता ने चकनाचूर कर दिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की राह में जो बाधाएं हैं वो राजनीतिक हैं, अपनी जगह है, लेकिन संघ और संघ के सुप्रीमो सबसे बड़ी बाधा है। आज प्रयास यही है कि संघ के साथ नरेंद्र मोदी ने जो कुछ 10 साल में किया, आज उसका
हिसाब किताब चुकता करने का दिन है। इसलिए अमित शाह ने तलब किया है संघ के दूसरे तीसरे नंबर के पदाधिकारियों को। सरसंघ चालक के बाद सह कार्यवाह होते हैं, फिर सर सह कार्यवाह होते हैं, और तमाम वो बड़े खूबसूरत से नाम है संघ के पदाधिकारियों के। लेकिन सवाल यह है कि असली गुत्थी कहाँ उलझी है? असली गुत्थी उलझी है कि हमारी स्क्रीन पर जो हरी जैकेट पहने सज्जन दिखाई दे रहे थे अभी 1 मिनट पहले, इनको बाकी लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं? कि आप 10 सालों तक जो कुछ करते रहे और उसके बाद टीडीपी जैसे, नीतीश कुमार जैसे नेताओं को साथ लेकर सरकार बनाना चाहें, तो क्या बाकी लोग जो आपकी पार्टी के हैं, जिनमें शिवराज सिंह का मलिक साहब ने जिक्र किया, शिवराज सिंह है, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, योगी आदित्यनाथ है, और अगर संघ का बस चलेगा तो कोई भी दूसरे तीसरे नंबर के आदमी को आगे बढ़ा सकते हैं। हाल ये हुआ दोस्तों कि आज की तारीख में बीजेपी के मंत्री और नेता तो ये बात कह ही रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए, बड़बोलेपन की वजह से हार गए, समर्थक तक शाह की बखिया उधेड़ रहे हैं। आप इस बीजेपी समर्थक को सुनिए जरा। और हाँ, समर्थक की भाषा का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन सुना इस वजह से रही हूँ क्योंकि IT सेल के लोग कुछ इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची, अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा के कहने से है? बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। नहीं प्रज्ञा, अगर आप देखोगे सारी जो इनकी नीतियां हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे काम करने की बात हो, भाई सरकार में जो लोग मंत्री बनते हैं तो वो कुछ अपना कार्य करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए और अपने आप को भी मजबूत करने के लिए वो काम करते हैं। वो तमाम चीजें इन्होंने बंद कर दी। सारी चीजें पीएमओ चला रहा था, सारी चीजें पीएमओ से बन के आ रही थी। किसी भी मंत्री की औकात नहीं थी कि वो ट्रांसफर भी करा सके। कोई काम वो नहीं कर सकता था। पीएमओ से सीधा सेक्रेटरी को निर्देश आता था। मैं तो बखूबी जानता हूँ, मेरे तो कई मिनिस्ट्री में कई सेक्रेटरियों से और कई मंत्रियों से संबंध है, तो उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं था। मैं तो बहुत बारीकी से चीजों को देखा है। तो उससे कहीं ना कहीं आहत थे लोग, अंदर के आहत थे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंत्री बने हुए हैं। अगर आप गौर करें जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, आज आप देखिए कि वहां पे रबर स्टैंप के ब्यूरोक्रेट बिठा रखे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बिठा रखे। आप शहरी विकास मंत्रालय देखिए जिसकी मांग टीडीपी कर रहा है। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर देखिए, आप रेल मंत्री देखिए, आप संचार मंत्री देखिए। एक ही ब्यूरोक्रेट को दो मंत्रालय दे रखे हैं। एक ब्यूरोक्रेट हैं जो अडानी में, अंबानी में काम करते थे, उनको वापस लाके संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय सौंप दिया गया। तो वो क्या करेंगे बताइए? देश में अभी नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली नहीं है, लेकिन एनडीए के दल अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज अभी से उठाने लगे हैं। यूसीसी पर सवाल उठाने लगे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जैसी मोदी की योजनाओं पर सवाल होने लगे हैं दोस्तों। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब जो फैसले मोदी ने देश के ऊपर थोपे हैं वो फैसले पलट जाएंगे? जिन फैसलों पर मोदी छाती फुलाते थे, अब गठबंधन की सरकार चलाने के लिए अपने ही फैसलों को वापस लेंगे।
अगर मोदी फैसला वापस नहीं लेते या फिर उनमें बदलाव नहीं करते हैं तो एनडीए के सहयोगी दल तो विरोध करेंगे, और अगर वो विरोध करेंगे तो मोदी को सरकार चलाना मुश्किल होगा। या फिर आदत के मुताबिक चाणक्य एनडीए दलों की पार्टियां ही तोड़ ले तो अलग बात है, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी जैसी कई पार्टियां हैं जिनको इन्होंने अब तक तोड़ा है। तो एनडीए के दल अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाते भी हैं तो पहले कौन किसको डसेगा ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ऑपोजिशन का काम करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी को इस बार कांग्रेस चैन से नहीं बैठने देगी। विपक्ष मजबूती से मोदी और शाह से लड़ेगा, ये बात राहुल गांधी ने दिखा दिया है। राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है कि मोदी शेयर मार्केट का टिप देने वाले कौन होते हैं जी? मोदी ने देश की जनता को शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आखिर क्यों कहा? उनकी सरकार आने पर शेयर मार्केट में उछाल आएगा, ऐसा क्यों कहा? उसके बाद एग्जिट पोल में बहुमत की सरकार दिखाई गई, लोगों ने हजारों करोड़ रुपए मार्केट में डाल दिए, मोदी बहुमत नहीं ला पाए, शेयर बाजार गिर गया, अरबों का नुकसान हो गया। मोदी फाइनेंशियल गुरु तो है नहीं, तो फिर ये सब किसको पैसे कमवाने के लिए किया गया? वो कौन लोग थे जिनको पहले से ये मालूम था कि एग्जिट पोल झूठे हैं? मार्केट गिरने से पहले पैसा निकाल कर कौन लोग रफू चक्कर हो गए? इस पर राहुल गांधी ने जेपीसी कमेटी से जांच करवाने की मांग कर डाली है। देखिए, पत्रकारिता का मेरा अनुभव कहता है कि पहले सत्र में इसी पर गदर कटने वाला है। 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। दोस्तों, कंगना रनौत मैडम नई नई सांसद बनी हैं। अब की बार देश को संसद में उनको सुनने का भी सौभाग्य मिलेगा। उस सौभाग्य से पहले मैडम के साथ कांड हो गया है। कहते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मार दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। कंगना जी, राजनीति में तो थप्पड़ स्याही वगैरह चलता ही रहता है। कन्हैया कुमार को भी मारा गया, केजरीवाल को भी मारा गया, लेकिन कंगना रणावत चुनी हुई सांसद हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार के खिलाफ मैं बिल्कुल खड़ी हूँ। निंदा वैचारिक होनी चाहिए, विरोध भी वैचारिक होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। हिंसा ठीक नहीं है, भले ही कोई काम थप्पड़ मारने वाला किया हो, लेकिन फिर भी हिंसा ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।